ये सही आ रहा है। चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है ना? किस बोर्ड पर है अभी फोकस इसका? ठीक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है इस चैप्टर में सबसे पहले तो हम थोड़ी सी बात करेंगे इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन की कि है क्या था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती क्या है। आप अपना काम करते रहिए दोनों बच्चे, आपका क्लास में चल रही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नाम नया सा लगता है, लेकिन आप जितनी भी तरह की वेव्स को जानते हैं, जैसे एक्सरे का नाम सुना है सभी ने? एक्सरे जानते हैं? एक्सरे नॉर्मली गाँव में कहते हैं एक्सरा। एक आदमी का हो रहा था एक्सरा, ज़्यादा का हो रहा था एक्सरे। ऐसा नहीं है, एक्सरे ही है। सिंगुलर एक्सरे होता है, प्लूरल होता है उसका एक्सरेज। तो एक्सरे, गामा रेज का नाम सुना है? गामा रेज मतलब जो हमारे हल्क भैया बने हैं जिनसे, हल्क का नाम जानते हैं लोग? इनक्रेडिबल हल्क कौन कौन जानता है? ब्रूस बैनर, इसी से तो बने हो, गामा रेज से। माइक्रोवेव सुना? माइक्रोवेव, माइक्रोवेव तो जानते होंगे ना? माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड वेव्स। इंफ्रारेड का नाम सुना हो शायद, आई आर सेंसर, ये नाम सुना हो आपने? आई आर सेंसर्स, जो बच्चे स्कूल में ईटीएल में गए उन्होंने सुना होगा पक्का। आई आर होता है इंफ्रारेड। कभी मैन वर्सेस वाइल्ड देखा है आपने? मैन वर्सेस वाइल्ड डिस्कवरी वे बहुत ही फेमस प्रोग्राम है। आदरणीय बियर ग्रिल महोदय उसको बहुत लंबे समय से होस्ट कर रहे हैं प्रोग्राम को। उसमें कई बार नाइट विजन दिखाने के लिए वो आईआर का इस्तेमाल करते हैं, इंफ्रारेड कैमरे का। आपने ध्यान दिया हो कई बार अगर, तो उसमें इमेज बनती है रेड ग्रीन ब्लू कलर की इमेजेस नज़र आती हैं, टेम्परेचर को सेंस करके होता है। इंफ्रारेड वेव्स जो होती हैं वो टेम्परेचर कंटेन करती हैं। बहुत सारी तरह की वेव्स के बारे में आप जानते हैं, ये सारी वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं। ये सारी वेव जितनी भी आप जानते हैं, इनफैक्ट ये जो लाइट आपके आसपास आपको दिखाई दे रही है ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अल्ट्रा वायलेट रेज का नाम सुना है आपने? ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ब्लूटूथ, वाईफाई, मोबाइल सिग्नल जितने भी आते हैं सभी रेडियो वेव से आते हैं। वाईफाई, जितनी भी वायरलेस टेक्नोलॉजी है ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से ही चलती है, सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो देखा जाए तो ये चैप्टर जो है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के समय हम सारी चीज़ों को वायरलेस, जो रिकॉर्डिंग हो रही है, ऑडियो जो आ रहा है ये वायरलेस है। तो ये जितनी भी वेव्स आपके आसपास हैं इन सारी वेव्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। शुरुआत में सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में नहीं पढ़ना है, हमें स्टडी करना है बेसिक आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। यहाँ से अपने टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे, बेसिक आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। हो सकता है आज के टॉपिक में कहीं भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नाम भी ना आए, शुरुआत से बात करेंगे, या मे बी अगर हमारे पास समय बचेगा तो हम आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर भी पहुँच सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक ऐसे वैज्ञानिक के विषय में, इनका नाम आपने सुना होगा, नाम है इनका जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। ये नाम ऑस्ट्रेलिया का शायद एक क्रिकेटर है ग्लेन मैक्सवेल, उसके नाम पर नहीं है उससे मिलता जुलता है। खैर, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल एक बहुत ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट थे। विषन है, न्यूमेरिकल भी काफ़ी कम है, इसीलिए इस चैप्टर को हम ये ना समझें कि फिजिक्स हमारी ऐसी है। इससे पहले जो 7 चैप्टर हमने करें, इनफैक्ट अभी जो चैप्टर नंबर 7 किया है, आपने महसूस किया जिन बच्चों ने उसको किया है, उस चैप्टर में मैथमेटिक्स की असली इमेज आपको नजर आई होगी फिजिक्स के अंदर, कि उस चैप्टर में जो बच्चे बायोलॉजी बैकग्राउंड से उनको बता रहे हैं, बाकी जो मैथ्स वाले हैं उनको तो नॉर्मल सा लगा होगा क्योंकि आदत है। और फिर भी आपने इंटीग्रेशन वगैरह की काफ़ी सारी चीज़ें करी थी जो आपने अभी तक इंटीग्रेशन करे नहीं है, अभी तक इस तरह की चीज़ें आपने पढ़ी थी। तो इस चैप्टर में हमें ऐसी चीज़ें कम देखने को मिलेंगी, डेरिवेशन कम होगा, थियोरेटिकल चैप्टर ज़्यादा है। जैसे हमारा चैप्टर नंबर 5 था, याद है? चैप्टर 5 था हमारे पास, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, स्टडी किया था वहाँ, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, पूरा चैप्टर थियोरेटिकल था। तो ये इसमें भी थियोरी ही है, बहुत ज़्यादा डीप डिस्कशन हमें इसमें नहीं करना, ना कोई डेरिवेशन बहुत ज़्यादा करना है, कहानियाँ चलनी है बस। लेकिन फिर भी कह रहा हूँ कि अपना फिजिक्स का परसेप्शन मत बना लेना ऐसा कि साहब ये चैप्टर ऐसा है तो सारी फिजिक्स ऐसी है, या इस चैप्टर में हमको ऐसा समझ में आ रहा है इसका मतलब सारे चैप्टर में ऐसे समझ में आएगा। ये चैप्टर जो है थियोरेटिकल है, और फिजिक्स थियोरेटिकल चीज़ों पर बहुत ज़्यादा लंबा डिस्कशन नहीं, हम इसमें नहीं करते हैं। डेट्स वाई इस चैप्टर के लिए अपना परसेप्शन बदल ना लेना,
हम बात करने वाले हैं स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट के बारे में, दैट इज डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट ये बात है 1835 के आसपास की, 1835 की बात है। 1835 की बात है। 1835 में जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने एक आर्गुमेंट पेश किया। उन्होंने कहा कि भाई आप सभी इस बात को जानते हैं एक सर्किट मेरे पास अगर है, 1835 की बात कर रहे हैं, एक सर्किट मेरे पास है, इस सर्किट में मैंने एक बैटरी लगा रखी है, एक बैटरी लगा रखी है, एक स्विच लगा रखा है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको इसमें पुराने चैप्टर के यूज़ करने होंगे, हल्के हल्के जहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे वहाँ पे पुराने चैप्टर के कॉन्सेप्ट आएंगे। तो जिन बच्चों ने पुराने चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो परेशान ना हो, इसमें बहुत ज़्यादा डीपली डिस्कशन हमें नहीं करना, आराम से आपको समझ में आ जाए अच्छी बात है, अन्यथा जैसे बता रहे हैं उसको वैसे याद कर सकते हो जब तक हम रिवीजन नहीं करते तब तक। जब रिवीजन करेंगे फिर आपको समझ में आ जाएगा आराम से। एक आपके पास बैटरी है, साथ में आपने यहाँ बीच में लगा रखा है एक कैपेसिटर। कैपेसिटर की प्लेट है इस तरह से, ऐसे मान चलो एक प्लेट है कैपेसिटर की, ऐसे यहाँ पे एक प्लेट है कैपेसिटर, सर्कुलर फॉर्म में ये दो प्लेट हमें मिली। ठीक है, कैपेसिटर की प्लेट है। कैपेसिटर में पढ़ रखे हैं, चैप्टर नंबर सेकंड में है। कैपेसिटर जो बच्चे नहीं जानते बता रहा हूँ, कैपेसिटर का मतलब होता है एक ऐसा डिवाइस जो चार्ज को स्टोर करने के काम आता है। जितना उस पर आप चार्ज स्टोर कर सकते हैं, मतलब वैसे वैसे उसका वोल्टेज बढ़ते जाता है, ये चीज़ है। क्या है, अगर मैं स्विच को ऑन करता हूँ, स्विच को ऑन करने के हिसाब से आपने एक टॉपिक स्टडी किया था एम्पियर हाइपोथेसिस, याद है? एम्पियर हाइपोथेसिस किसको याद है, क्या थी? एम्पियर हाइपोथेसिस ये थी कि ऑल द मैग्नेटिक इफेक्ट आर ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की वजह से सारे मैग्नेटिक इफेक्ट होते हैं। अगर ये नहीं भी पढ़ा है तब भी आपको इतना तो मालूम है कि किसी तार में करंट फ्लो हो रहा है उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होता है। इतना तो मैं स्कूल में ही पढ़ा है कि किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये तो मालूम है ना। तो यहाँ से मान के चलो आई करंट हमारा फ्लो हुआ, इधर आई करंट फ्लो हुआ, इधर भी आई करंट फ्लो हुआ, तो हम अलग अलग जगह पर अगर कंपास को रखकर देखें, यहां कंपास को रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, कंपास डिफ्लेक्ट होगा। यहां कंपास को रखेंगे मैग्नेटिक कंपास को डिफ्लेक्ट होगा, यहां रखेंगे डिफ्लेक्ट होगा। जहां कहीं भी रखोगे हर जगह डिफ्लेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि वहां करंट फ्लो हो रहा है और करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। कोई दिक्कत नहीं किसी को इसमें। यानी यहां अगर मैं कंपास को रख रहा हूं और वो डिफ्लेक्ट हो रहा है, इट मींस यहां मैग्नेटिक फील्ड है। किसकी वजह से? क्योंकि यहां पे करंट है। यहां देखा मैग्नेटिक फील्ड है, किसकी वजह से? क्योंकि यहां करंट फ्लो हो रहा है। किसने बताया था ये? एम्पियर साहब ने बताया था। एम्पियर साहब कह के गए थे जहां इलेक्ट्रिक करंट होगा उसके आसपास वहां मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। जितने भी मैग्नेटिक इफेक्ट होते हैं वो सब इलेक्ट्रिक करंट की वजह से होते हैं। मतलब कुल मिला के कहानी की हाइपोथेसिस थी। लेकिन मैक्सवेल साहब ने कहा कि साहब यहाँ बीच में तो करंट नहीं है ना, बीच में तो छोड़ो, करंट की बात छोड़ो, बीच में तो ये जुड़े हुए भी नहीं है ना। कैपेसिटर प्लेट दोनों अलग अलग, बीच में इंसुलेटर भरा होगा या कुछ नहीं होगा, या तो बीच में इंसुलेटर होगा या बीच में कुछ नहीं होगा, वैक्यूम होगा। दोनों प्लेट अलग अलग हैं। यहां बीच में करंट है क्या? नहीं है, तो इसका मतलब यहां मैग्नेटिक फील्ड नहीं होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू एम्पियर जहां इलेक्ट्रिक करंट है वहां मैग्नेटिक फील्ड होगा। एम्पियर साहब ने कहा था कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है हमेशा। यहां तो नहीं है ना इलेक्ट्रिक करंट, यहां बीच में कोई इलेक्ट्रिक करंट नहीं है। लेकिन जब मैक्सवेल ने इस पर एक्सपेरिमेंट किया, मैक्सवेल ने पाया कि कैपेसिटर प्लेट के बीच में भी मैग्नेटिक फील्ड था। एक नई कहानी फिजिक्स में रचने जा रही थी इस एक्सपेरिमेंट के साथ में। मैक्सवेल साहब आज मतलब 1835 में इन्होंने ये बात करी थी, जिस समय नहीं 1835 में तो ये शायद 1835 बात नहीं है, इससे पहले की बात है। मैक्सवेल एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं मैं। मैक्सवेल जिस साल पैदा हुए थे, एम्पियर साहब ने उस साल एक नियम दिया था जो आपने क्लास में पढ़ा है, एम्पियर सर्किटल लॉ। जिस साल एम्पियर सर्किटल लॉ इन्होंने एम्पियर साहब ने पब्लिश किया था, बताया था लोगों को साहब ये होता है, ऐसे करके होता है, उस साल मैक्सवेल साहब पैदा हुए थे। और आगे चल के अभी एम्पियर को ही गलत साबित करने वाले। मैक्सवेल ने ये कहा
कि अगर यहाँ कैपेसिटर प्लेट के बीच में मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है तो यहाँ करंट तो नहीं है ना। इसका मतलब एम्पियर साहब गलत बता के गए थे कि करंट की वजह से ही मैग्नेटिक फील्ड होता है। एम्पियर हाइपोथेसिस क्या थी? ऑल द मैग्नेटिक इफेक्ट आर ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। एम्पियर साहब के बारे में थोड़ी बात बता दूं, उनको गलत मत समझना भी। एम्पियर साहब की हाइट, उनकी हाइट क्या है ये बता रहा हूँ। एम्पियर साहब वो व्यक्ति हैं जिनके नाम पे इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट रखी गई है। इलेक्ट्रिक करंट आप सभी जानते हैं एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। फंडामेंटल क्वांटिटी जिसके नाम पर न्यूटन जो यूनिट है वो किसके नाम पर है? फोर्स के, सॉरी न्यूटन जो यूनिट है वो किसकी है? फोर्स की है। फोर्स फंडामेंटल क्वांटिटी है क्या? नहीं, फोर्स फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, डेराइव्ड क्वांटिटी है। और डेराइव्ड क्वांटिटी तो इनफाइनाइट होती है, बहुत तमाम होती हैं, काउंटलेस क्वांटिटी है। उनमें से किसी एक क्वांटिटी का यूनिट रखा गया न्यूटन के नाम पर। लेकिन एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, उसका यूनिट जिस साइंटिस्ट के नाम पर है वो साइंटिस्ट छोटा मोटा नहीं है। उस साइंटिस्ट को गलत करने जा रहा है बंदा, मैक्सवेल। ज्यादा उम्र भी नहीं है इसकी हुई, मतलब जिस साल पैदा हुआ था उस साल तो एम्पियर ने अपना एक बढ़िया सा नियम दे दिया था। वो बंदा कह रहा है कि एम्पियर साहब को पता ही नहीं है इस बारे में। एम्पियर साहब जो बोल के गए ना कि ऑल द मैग्नेटिक इफेक्ट आर ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। मैक्सवेल साहब ने कहा कि ये तो इनको पता ही नहीं इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट होते सारे, तो बताओ यहां मैग्नेटिक फील्ड कैसे आया? क्योंकि यहां तो बीच में कोई करंट नहीं है, बीच में कोई मीडियम भी नहीं है। इन्होंने अपनी एक अलग कहानी बनाई एम्पियर साहब ने, मैक्सवेल साहब ने। इन्होंने कहा जिस तरह माइकल फेराडे बता कर गए थे। माइकल फेराडे पे जरा आ जाइए, चैप्टर नंबर 6 की बात है, रिवाइज करा दूं, आप लोगों ने नहीं पढ़ा है। माइकल फेराडे ने एक लॉ दिया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। 10th क्लास में आप उसे पढ़कर आए सभी बच्चे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये क्या नियम था, किसी को पता है? किसी को याद है? 10th क्लास में आपने पढ़ा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, अभी चैप्टर नंबर 6 में हमने पढ़ा है दोबारा से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमसे ये कहता है, ये नियम हमसे, देखो फिर से कह रहा हूँ, ये चैप्टर थियोरेटिकल है, यहाँ कहानी ही चलेंगी। अपना परसेप्शन अगर आप ये सेट करके आए कि यहाँ तो अजीब सा चल रहा है मामला, पल्ले नहीं पड़ रहा कुछ भी, तो उसके दो कारण है। एक तो आपको पुरानी चीज़ें पता नहीं है, दूसरी बात आप गलत चैप्टर पर आए हैं। यहाँ डेरिवेशन इस चैप्टर में बहुत कम है, ये कहानियाँ ही हैं पूरे चैप्टर में। तो हमें बस एक तरह से फील लेना है कि कहाँ से चीज़ें आई। मैक्सवेल, ये फेराडे साहब ये कह के गए थे कि अगर किसी कॉइल से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उस कॉइल में एक करंट इंड्यूस हो जाता है, ठीक है ना। इस चीज़ को थोड़ा और आगे समझा जाए तो इसको ऐसे मॉडिफाइड किया जाता है आगे चल के कि अगर किसी कॉइल से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से इसमें पार्टिकल इधर उधर मूव कर रहे हैं, चार्ज पार्टिकल, तभी तो करंट बन रहा है। तो एक तरह से इस नियम को ऐसे कहा जा सकता है कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है जिसकी वजह से करंट बन रहा है। माइकल फैराडे का जो नियम था वो ये था कि अगर किसी कॉइल से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स बदलता है तो उस कॉइल में करंट इंड्यूस हो जाता है। करंट क्यों इंड्यूस होगा? क्योंकि चार्ज फ्लो हो रहे हैं। चार्ज फ्लो क्यों होंगे? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बना होगा। इसका मतलब एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। उस बात को लिख लो, इसको लिख लो, क्या लिखें? चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। ये किसने कहा था? ये कहा था फेराडे ने, माइकल फेराडे ने कहा था अपनी EMI के लॉ में। बस उसी बात को हमने थोड़ा सा घुमा के बताया है। उनका नियम तो ये था कि किसी भी कॉइल से लिंक फ्लक्स अगर बदलता है तो फ्लक्स के बदलने पर करंट इंड्यूस होता है। हमने थोड़ा सा उसकी डेप्थ में जाके इस बात को कहा, डेप्थ में जाके एक कंक्लूजन निकाला कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। ये किसकी कहानी थी? फेराडे की। मैक्सवेल ने कहा साहब इसका उल्टा भी होता है, नेचर लव सिमेट्री। अगर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है तो एक चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, कैसे देखो, उन्होंने कहा कि यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है ना वो आ रहा है ड्यू टू चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड।
कैसे आएगा भी समझाऊंगा इस बात को। ये किसने कहा था? फेराडे ने। मैक्सवेल ने इसी का अपोजिट कह दिया। उन्होंने कहा था नेचर जो है सिमेट्री को हमेशा प्रेफर करती है। मैक्सवेल ने कह दिया कि साहब इसका उल्टा भी सच होता है कि चेंजिंग, और आज ये बात प्रूव हो चुकी है। आज ये बात प्रूव हो चुकी, उस समय की बात इस समय पर ये शुरू कर रहे थे। अब देखना कि क्या कहानी बनती है इसके बाद। चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, शुरुआत हो रही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नाम नहीं है कहीं पर भी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का भी कहीं नाम नहीं है। अब बस शुरुआत हो रही है, मतलब बीज बोया जा रहा है उसका कि सब कहाँ कहानी बनेगी। नाम ही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब दोनों फील्ड आएंगे उसके अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी आएगा। तो अभी शुरुआत हो रही है सबके, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आ रहा है? चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। ये किसने कहा? ये कहा मैक्सवेल ने। अपने सिर्फ इस सिद्धांत पे कह दिया कि उन्होंने एक्सपेरिमेंटली ये देखा, और साथ में उन्होंने कहा कि भाई नेचर लव सिमेट्री, इस वजह से ऐसा होता होगा। चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। अब बोल तो दिया, लेकिन किसके खिलाफ बोला? बिना इसको सोचे एम्पियर के खिलाफ बोला। लोगों ने धो दिया इनको अच्छे से रख के। मैक्सवेल किसके खिलाफ बोल रहे भाई? एम्पियर फंडामेंटल क्वांटिटी इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट जिस इंसान के नाम पर, उसके खिलाफ बोल रहे हो तुम। मैक्सवेल की बात को लोगों ने नहीं माना। लोग दरअसल देखो उस बात को समझते हैं, उस बात को मानते हैं जिसको वो वर्षों से मानते आ रहे हैं। अगर आप उनको उसी भाषा में उसी तरीके से कोई बात समझाओगे तो उनकी समझ में आएगा। ये बात उन्होंने सच कही थी, ये आज एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो चुका है कि हाँ ये बात सच है। एक चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड को। एक बात तो रस पर आएंगे अभी कि ये चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की कहानी आई कैसे, इस पर आऊँगा मैं। लेकिन अभी बताना चाह रहा हूँ, लोगों ने इनकी बात को माना नहीं। इन्होंने कहा ठीक है एक काम करेंगे, तुम्हारी भाषा में तुमको समझाएंगे बाद में। शुरुआत में बहुत ज़्यादा दुत्कारा इनको, इनके इस लॉ को किसी ने नहीं माना, बहुत ज़्यादा इनको डीमोटिवेट किया गया मैक्सवेल को। अब जरा एक बात जरा समझ लो कि आखिर ये हटा दूं मैं, इसको हटा दे रहा हूँ। जो बात आपने यहाँ पे कही है अभी समझाएंगे कि आखिर फिर बाद में अगले पार्ट 2 में कैसे समझाया मैक्सवेल ने। लेकिन पहले ये बात समझ लो कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड वाली कहानी आई कहाँ से। यहाँ कहाँ दिख रहा है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता हुआ? दिख रहा है, देखो स्टार्टिंग में जब आपने स्विच को ऑन नहीं किया था तो क्या कैपेसिटर पे कोई चार्ज था? नहीं था। स्विच ऑन करते ही क्या होगा? स्विच ऑन करते ही इस वाली प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा। क्या शुरू से एक साथ आ जाएगा चार्ज? नहीं, पहले धीमे धीमे इस पर हल्का सा प्लस चार्ज आया, इस पर हल्का सा माइनस चार्ज आया। ठीक है, समझना कहानी को। जब इस पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, जब इसमें कोई चार्ज नहीं था तो बीच में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं था। लेकिन जैसे ही आपने इसको चार्ज करना स्टार्ट किया, इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बनना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये बदलता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड है? इन्होंने यही बात कही थी साहब, ये जो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है यही प्रोड्यूस कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड। फेराडे के हिसाब से एक्सपेरिमेंटली प्रूवन थॉट था कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को। इन्होंने कहा कि नेचर लव्स सिमेट्री, इसका मतलब इसका उल्टा भी सच होता होगा कि एक चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड को। लेकिन लोगों ने नहीं माना, लोगों ने बात नहीं मानी। बहुत सारी बात उन्होंने अपनी कहने के लिए कही, लेकिन लोगों ने कहा कि साहब एम्पियर साहब के खिलाफ आप नहीं जा सकते। एम्पियर मतलब दादाजी के समकक्ष हो गए एक तरह से वो। तो फिर इन्होंने कहा कि ठीक है एक काम बताओ, अगर आपको लग रहा है कि एम्पियर साहब सच हैं, अब इनका गुस्सा देखना, इन्होंने कहा एम्पियर को पता ही नहीं इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। जिस एम्पियर की आप पूजा कर रहे हो ना उसे पता ही नहीं इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। मुझे बताओ मेरी इस बात का जवाब। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैक्सवेल साहब कह रहे थे, तो मेरे को ब्लेम करो आप लोग। मैक्सवेल साहब ने कहा अगर आपको सच में ऐसा लग रहा है कि एम्पियर साहब सच कह रहे हैं तो जरा बताओ, ये बताओ कि यहां आप सब इतना तो जानते हैं ना कि सर्किट अगर कहीं कटा हुआ है तो करंट फ्लो नहीं होता। मैक्सवेल साहब भी इस बात को मानते थे। यहां कैपेसिटर के बीच में कौन सा तार जुड़ा हुआ है कि सर्किट आप कंप्लीट बता रहे हो? भाई यहां से करंट आगे जा रहा है लेकिन बीच में कैपेसिटर के बीच में तो कुछ भी नहीं है ना, फिर आप कैसे कह रहे हो सर्किट पूरा है? आपके एम्पियर साहब को पता ही नहीं है कि करंट क्या होता है। उनके हिसाब से, एम्पियर के हिसाब से क्या था? इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन किसी को पता है, किसी बच्चे को? व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? जो आपको पता है बता दीजिए।
रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इसी को बोलते हैं। किसने बताया है? एम्पियर साहब ने बताया कि क्या होती है एम्पियर के अकॉर्डिंग। एम्पियर के अकॉर्डिंग इन्होंने कहा था इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इन्होंने कहा इलेक्ट्रिक करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। सही बात है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। यहां कौन सा चार्ज फ्लो हो रहा है? क्या कैपेसिटर की प्लेट के बीच में कोई चार्ज फ्लो हो रहा है? यहां कोई इलेक्ट्रिक करंट नहीं है ना। पहली बात तो यहां इलेक्ट्रिक करंट नहीं, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां से आया? दूसरी बात, अगर ये सर्किट ओपन है तो करंट का फ्लो कैसे हो रहा है? अब लोगों का माथा ठनका, बोले बात तो सही है यार, कंटिन्यूटी की प्रॉब्लम आ गई। करंट अगर कंटिन्यू नहीं हो रहा तो फिर सर्किट कैसे काम कर रहा है? इसका मतलब यहां बीच में कैपेसिटर की प्लेट के बीच में कुछ लोचा है, इधर कुछ है। आप समझ पा रहे हो क्या मैं कहना चाह रहा हूं? सर्किट अगर सर्किट कहीं भी टूटा हुआ होता तो करंट का फ्लो नहीं होता। तो यहां कैपेसिटर की प्लेट के बीच में सर्किट टूटा हुआ ही तो है। बीच में या तो इंसुलेटर भरा होगा या कुछ नहीं होगा बीच में। तो क्या ये दोनों तार आपस में जुड़ रहे हैं? क्या दोनों प्लेट आपस में जुड़ पा रही हैं? जब बीच में कोई कनेक्शन नहीं है तो चार्ज का फ्लो भी नहीं होगा, और चार्ज का फ्लो नहीं होगा तो करंट कहां से आ गया? और करंट नहीं हो मैग्नेटिक फील्ड कहां से आ गया? दो प्रॉब्लम आई, एक कि बीच में मैग्नेटिक फील्ड कैसे आ रहा है, प्रॉब्लम क्या आई? किन प्रॉब्लम को लेके इन्होंने अपनी बात को रखा लोगों के सामने साहब कि अगर आप एम्पियर के इतने भक्त हो जरा इतना बता दो कि अंदर अगर मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है तो कैसे आ रहा है। मैं बता रहा हूं कैसे आ रहा है, और अगर नहीं मान रहे हो तो जरा इतना बता दो कि ये बीच में कंटिन्यूटी नहीं आ रही। कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी की जो प्रॉब्लम रही है उसको जरा सॉल्व कर बताओ। फिर लोगों ने बोला है बात तो सही कह रहे हैं, इसका मतलब ये है कुछ तो गड़बड़ है, कुछ चीज़ तो अभी है इसमें जो बताने से एम्पियर साहब चुप गए थे। एम्पियर साहब ने जो लॉ दिया था एम्पियर सर्किटल लॉ, जिन्होंने कहा था कि उन्होंने कहा था कि इंटीग्रल चैप्टर नंबर 4 में याद होगा एम्पियर सर्किटल लॉ, इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई नेट। ये जो लॉ दिया है इसमें कुछ बात ऐसी है जो एम्पियर साहब भूल गए। इतनी बात समझ में आ रही है साहब, एम्पियर साहब कुछ तो कर, क्योंकि इन बातों का जवाब नहीं था लोगों के पास। मैग्नेटिक फील्ड कहां से आ रहा है अंदर, दूसरी बात कंटिन्यूटी की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करोगे आप? अगर सर्किट कहीं ब्रेक हो रहा है तो करंट का फ्लो कैसे हो रहा है? समझ में आ रही बात? तो इसके हिसाब से एम्पियर मैक्सवेल साहब ने कहा, एम्पियर साहब की भाषा में समझाया। अभी इनकी उदारता भी मिलेगी लास्ट में। अभी गुस्सा दिखाई दे रहा है साहब एम्पियर साहब का, एम्पियर साहब के प्रति मैक्सवेल साहब का। इनका स्टेटमेंट एक तो ये था कि मैं तुम्हारा पूरा करियर डिस्ट्रॉय कर दूंगा, ऐसा इन्होंने कहा था। एक ऑलमोस्ट डायरेक्ट शब्द नहीं थे लेकिन मतलब यही निकल के आ रहा था उनका कि मैं एक तरह से एम्पियर साहब तुम्हारा पूरा पूरा जो करियर है ना वो पूरा तबाह कर दूंगा। कौन कह रहा है ये व्यक्ति? वो कह रहा है जो उस साल पैदा हुआ जिस साल ये नियम दिया गया है। मतलब बहुत कम हाइप है अभी मैक्सवेल की। मैक्सवेल के बारे में बताऊंगा आपको, मैं एक दो बातें बताऊंगा, भले ही वो सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैक्सवेल क्या इंसान थे, क्या मैजिकल साइंटिस्ट थे, ये समझाऊंगा आपको अभी। उनके 4 इक्वेशन है मैक्सवेल्स इक्वेशन के नाम से, सिलेबस से हटा दिए गए, लेकिन उनको पढ़कर आपको समझ में आएगा कि किस व्यक्ति से हम बात कर रहे हैं। मैक्सवेल ने क्या कहा फिर? बोले साहब ठीक है सुनो, अब आपको समझ में तो आ रहा है कि गलती है, तो गलती का सुधार कैसे ये भी समझ लो अच्छे से। आपको समझ में आ रहा है गलती है, ये समझ में आ रहा है साहब कंटिन्यूटी की प्रॉब्लम बीच में हो रही है, करंट फ्लो कैसे हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे आ रहा है, दो प्रॉब्लम आ रही है। उन्होंने कहा साहब करंट के बारे में जो आपके साहब एम्पियर साहब बता के गए थे वो गलत नहीं है, वो बात सही है, लेकिन उसके अलावा एक तरह का करंट और भी होता है जो इस बात पे डिपेंड करता है जो कैपेसिटर प्लेट के बीच में फ्लो हो रहा है। एक करंट यहाँ पे भी है, लेकिन ये वो करंट नहीं है जो एम्पियर साहब कह गए थे। ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज नहीं है, ये रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज है। इन्होंने अपनी ही बात को अलग तरीके से बताने का प्रयास किया ताकि लोगों के गले में उतर सके बात। एक ऐसा करंट इन्होंने बताया जो एम्पियर साहब के करंट को डिस्प्लेस कर रहा था यहाँ पे लाके। उस करंट का नाम इन्होंने रखा, उन्होंने कहा ये करंट है डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज पे डिपेंड कर रहा है कि चार्ज यहां से यहां डिस्प्लेस हो रहे हैं, इन चार्ज के डिस्प्लेस होने से करंट बन रहा है। बीच में यहां पर रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज के बराबर ही होता है, इसको बोला डिस्प्लेसमेंट करंट। एक नया करंट उन्होंने बताया था कि इसके अंदर भी एक करंट है एंड दैट इज डिस्प्लेसमेंट करंट। इसे रिप्रेजेंट किया इन्होंने आई डी से, और एम्पियर साहब के करंट को नाम दिया कंडक्शन करंट। ये डिस्प्लेसमेंट करंट इनका वाला, इनको नाम दिया ये साहब है कंडक्शन करंट। इसे रिप्रेजेंट करेंगे हम आई सी से।
कंडक्शन करंट आईसी, डिस्प्लेसमेंट करंट आईडी। अभी इस बारे में और बात करूंगा अभी मैं। इन्होंने कहा दो तरह का करंट होता है, आपको अभी तक एक तरह का पता था, एम्पेयर्स आपको भी नहीं पता था। दो तरह का करंट होता है, एक होता है कंडक्शन करंट जिसे आप कहते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, दूसरा होता है डिस्प्लेसमेंट करंट जो कि है रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज। अलग तरह का है, अपनी बात को बताने का तरीका था, लेकिन वास्तविकता तो ये है, जो मेन जो लॉ है इसके पीछे का वो ये है कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। बस लोगों को समझाने का एक तरीका उन्होंने दिया कि सब लोगों को समझ में आ जाए, क्योंकि आप किसी ऐसी विचारधारा के खिलाफ जा रहे हो जो बहुत पहले से चलती आ रही है, तो आसानी से उसे समझाया नहीं जा सकता। तो इसलिए दूसरा तरीका ये है कि आप उन्हीं की भाषा में उनको समझाओ। तो लोगों को करंट की भाषा में, करंट से मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, इसको समझाने के लिए उन्होंने कहा कि ठीक है आपकी बात सही है, करंट से बनता है मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन एक तरह का करंट और है, इसके बीच में भी एक करंट फ्लो हो रहा है, एंड दैट करंट इज आईडी, डिस्प्लेसमेंट करंट। कंटिन्यूटी की प्रॉब्लम खत्म, मैग्नेटिक फील्ड वाली बात भी सही है कि करंट की वजह से बन रहा है मैग्नेटिक। लोगों को भरोसा हो गया, सही सही है भाई, बात तो सही है, एम्पेयर साहब भी सही कह गए थे ना, बात तो वही है ना, करंट की वजह से बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड। सही था, फालतू में करंट दूसरा है, उसमें क्या दिक्कत है तो करंट ही ना। भले ही उन्होंने अपनी बात को समझाने के लिए तरीका बदल दिया, लेकिन बात वही है कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रहा था बीच में, उसकी वजह से प्रोड्यूस होता है मैग्नेटिक फील्ड। तो बहुत शुरुआती बात थी जहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की शुरुआत हुई आगे चल के। जरा इतना पहले आपको जो समझ में इसमें आ रहा है इतना जरा नोट कर लीजिए पहले, फिर हम आगे बात करेंगे। 1865 में उन्होंने प्रेडिक्शन किया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसी कोई, इस कॉन्सेप्ट को लेते हुए बताया था, अभी शुरुआत चल रही है। 1865 में बोला था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसी कुछ वेव होती होंगी, लेकिन उस समय तक ये वेव को बना नहीं पाए थे। जस्ट एक थियोरेटिकल कहा कि साहब ऐसे करके होता होगा, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, ऐसे खेल खेल के ये वेव बन जाती है। मतलब कुल मिला के एक प्रेडिक्शन दिया था, लेकिन जो प्रेडिक्शन उन्होंने किया था एग्जैक्टली वही चीज़ निकली 22 साल बाद। 1887 में एक आए थे साइंटिस्ट, ये भी बड़े साइंटिस्ट हैं, हेनरिक हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट है इन्हीं के नाम पर, हर्ट्ज। हेनरिक हर्ट्ज ने इस बात को एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके दिखाया 22 साल बाद। दुर्भाग्य ये रहा था उस समय तक ये निकल लिए थे, मतलब अपने एक्सपेरिमेंट को सच साबित हुए देख नहीं पाए। वो हेनरी है, दिस इज हेनरिक हर्ट्ज। घर जाके इस चैप्टर को पढ़ना जरूर है आपको बुक से, क्योंकि थियोरेटिकल टॉपिक जब भी कभी हम यहाँ डिस्कस करें, हमेशा के लिए बता रहा हूँ, थियोरेटिकल टॉपिक जब भी कभी हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं आपको घर जाके से दोबारा देखना है। डेरिवेशन में तो आपको दिख जाता था, अब ये चीज़ नोट करनी है। थियोरी में डिस्कशन चलता है, उसमें से कितना मैं बोर्ड पर लिखूंगा या कितना आपको वर्बली बताऊंगा, इसके लिए जो भी कुछ बताया है इस सबको रिवाइज करने के लिए घर जाके आपको इसे दोबारा पढ़ना ही है, नहीं तो डेफिनेटली भूल जाओगे। थियोरेटिकल टॉपिक जल्दी निकलते दिमाग से। ठीक है, आगे बढ़े इससे जरा। चलो इस पे, इस वाले बोर्ड पे आ जाओ। आपने क्या कहा साहब, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, क्या पढ़ा आपने, B डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई। ठीक है, हमने जो कैपेसिटर बनाया था कुछ ऐसा था, ये मान लो रीजन 1 है, ये रीजन 2 है, ये रीजन 3 है। रीजन 1 में था इलेक्ट्रिक करंट, रीजन 2 में था इलेक्ट्रिक करंट, लेकिन 3 में नहीं था। तो अगर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है साहब, मालूम पड़ रहा है साहब इलेक्ट्रिक फील्ड है, बी डॉट डी एल की वैल्यू क्यों निकल के आ रही है, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक करंट है। यहाँ बी डॉट डी एल क्यों निकल के आ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट है। बीच में इस थ्योरी के हिसाब से जीरो होना चाहिए था, क्योंकि बीच में करंट नहीं है, ये जीरो होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे इनकंसिस्टेंसी आ गई इसी बात से कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड था। ये पाया गया सब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, इसका मतलब ये है कि इसमें कुछ चेंजेस की आवश्यकता थी, वो चेंज किए मैक्सवेल साहब ने, और रूल का नाम दे दिया मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ, ये नाम से जाना जाता है, या दूसरा नाम इसका है एम्पियर मैक्सवेल लॉ। इसे एम्पियर मैक्सवेल लॉ के नाम से जानते हैं। देखो साइंटिस्ट भले ही गुस्से में बोल गए थे, लेकिन एम्पियर का नाम अभी पहले रखा है, क्योंकि लॉ की शुरुआत तो एम्पियर ने करी थी, भले इन्होंने मॉडिफाइड किया है इसको, इसलिए इस लॉ का नाम मैक्सवेल एम्पियर लॉ नहीं है,
एम्पियर मैक्सवेल लॉ है। क्या इन्होंने मॉडिफाई किया, इन्होंने कहा साहब इसमें एक छोटी सी कमी थी बस, जो एम्पियर साहब से चूक हो गई, वो ये थी कि इंटीग्रल बी डॉट डी एल जो होता है ये इक्वल टू होता है म्यू नॉट टाइम्स आई सी प्लस आई डी। बस ये इसमें थोड़ा सा अंतर वो उन्होंने करना था। कैसे? फर्स्ट वाले रीजन में देखो, रीजन नंबर 1 में, फर्स्ट वाले रीजन में कौन सा करंट है यहाँ पर? आई सी, और आई डी कितना है? आई डी है 0। डिस्प्लेसमेंट करंट थोड़ी है यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट करंट कहाँ पे पाया जाता है? डिस्प्लेसमेंट करंट वहां पाया जाता है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रहा होता है, जहां चार्ज का ट्रांसफर चल रहा होता है। फ्लो नहीं होता, चार्ज ट्रांसफर होता है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड पाया जाता है। ये बात हमेशा समझ लीजिए, कभी भी जहां पे चार्ज का फ्लो हो रहा होता है ना, किसी वायर में चार्ज फ्लो हो रहा है, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। ये बात मैंने एक बार आपसे कही थी, शायद क्लास में कहा था सर, तो ये कहा था अपने पूछ कर आना, शायद मुझे याद है, अभी भी मुझे याद आ रहा है। किसी वायर में अगर करंट फ्लो हो रहा है ना, आप टॉपिक हमने लिया था क्लास में, बता रहा हूँ टॉपिक ये लिया था कि अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है तो मूविंग चार्ज की वजह से उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है, और क्योंकि वो चार्ज है इसलिए उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है। लेकिन वही चार्ज अगर वायर में फ्लो हो रहा है तो उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनता है। ये आपसे पूछ कर आने की कहा था, तो किसी ने पूछा किसी से? चलो इस टॉपिक पर हम बाद में आएंगे, क्योंकि ये टॉपिक हमारे सिलेबस से अलग है, जहाँ पे हमारी लाइन चली वहाँ से अलग है, बाद में समझा देंगे। मुद्दे पर आते हैं। यहाँ पर सिर्फ कंडक्शन करंट है, डिस्प्लेसमेंट करंट है क्या? क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रहा है। डिस्प्लेसमेंट करंट वहाँ एग्जिस्ट करता है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा हो, चार्ज ट्रांसफर हो रहा हो, ये कहिए इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा हो। तो यहाँ पर तो नहीं है ना इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट करंट, तो यहाँ पर क्या बनेगा फॉर्मूला? यहाँ पे बन जाएगा इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई सी। रीजन नंबर 2 में भी ये बनेगा, क्योंकि यहाँ पे भी कंडक्शन करंट है। बीच में कौन सा करंट आ जाएगा? बीच में कंडक्शन करंट 0 है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट करंट है। तो रीजन नंबर 3 में आ जाएगा आपका इंटीग्रल बी डॉट डी एल म्यू नॉट टाइम्स आई डी। मतलब यहाँ पर भी करंट है, यहाँ पर भी करंट है, यहाँ पर भी करंट है, लेकिन यहाँ बीच में करंट है डिस्प्लेसमेंट करंट। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट करंट, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू है, कंडक्शन करंट 0 है। यहाँ कंडक्शन करंट की वैल्यू है, डिस्प्लेसमेंट करंट 0 है। ओवरऑल मिला के ये पूरा फाइनल फॉर्मूला हमारे पास, हम बोलते हैं एम्पियर मैक्सवेल लॉ या मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ। इसे जरा नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। डिस्प्लेसमेंट करंट की डेफिनेशन लिखेंगे क्या होती है, देखो बुक में कैसे देखिए बताऊंगा अभी। बात आपको यहाँ समझाई गई है, वही बात बुक में लिखी हुई है डिस्प्लेसमेंट करंट की डेफिनेशन के बारे में। एक बार सभी ध्यान से सुनेंगे बुक में किन शब्दों का इस्तेमाल किया है। बुक में कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट करंट इज दैट करंट विच कम्स इनटू एग्जिस्टेंस in addition to conduction current whenever electric field and hence electric flux changes with time। मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट वो करंट है जो तब एग्जिस्टेंस में आता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड, अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी चेंज होगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड हैंस का मतलब हो गया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड का हो या इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, दोनों चेंज हो रहे हैं। वो कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट करंट वो करंट है जो तब एग्जिस्टेंस में आता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है। यही बात हमने कही, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पर बदल रहा होगा वहीं पर डिस्प्लेसमेंट आपको मिलेगा। ठीक है। दूसरी बात, इन्होंने और डेप्थ में गए तो डिस्प्लेसमेंट करंट का इन्होंने पूरा फॉर्मूला भी बताया। आई डी, इसका एक फॉर्मूला भी होता है, इट इज एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन डी टी। ये फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट करंट का। एक बात देखो, आपको बता दूं मैं, ये चैप्टर आप पहली बार पढ़ रहे हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अपने आप में पूरी एक फिजिक्स है। जैसे मैंने आपको नाम बताए, एक्स रेज, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव्स, गामा रेज, इतनी सारी चीज़ें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर आ रही हैं। बहुत सारे पूरा स्पेक्ट्रम है। ये सारी चीज़ों के बारे में अलग अलग स्टडी होती है। एक्स रेज कैसे बनती हैं, गामा रेज कैसे बनती हैं, बहुत बड़ा टॉपिक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो चैप्टर है, ये जो चैप्टर लिया गया है, ये बहुत ही बेसिक चैप्टर है। पहली बार आप पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में, तो अभी जो कुछ भी बताया जा रहा है बहुत बेसिक लेवल का बताया जा रहा है। बहुत ज़्यादा डेप्थ में हमें नहीं जाना, मतलब थोड़ा 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 करके पढ़ना है। समझ में बात सबको आ रही है ना? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ठीक है। तो जैसे अभी यहाँ पे दिखाया था कि ये फॉर्मूला उन्होंने बताया, कहाँ से आया इस बारे में जिक्र नहीं किया।
इस चैप्टर में दिया ही नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट करंट का ये फॉर्मूला कैसे आया है। थोड़ा सा आपको समझाने के लिए मैं बता दे रहा हूँ कि कैसे करके इस फॉर्मूले को हम जो है और आगे से समझा सकते हैं, बता सकते हैं। आप इसका उल्टा करोगे तो आपका फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। जैसे मैं ये बात प्रूव करना चाह रहा हूँ, जैसे कंटिन्यूटी वाली प्रॉब्लम थी, ध्यान देना सभी, बात थी कंटिन्यूटी की साहब कि अगर एक तो प्रॉब्लम थी मैग्नेटिक फील्ड वाली, वो तो समझ में आ गई साहब, यहाँ पे बीच में डिस्प्लेसमेंट करंट है, इस वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। लेकिन अगर कंटिन्यूटी की मैं बात करूं तो कंटिन्यूटी के लिए जितनी वैल्यू आई सी की है उतनी ही वैल्यू आई डी की होनी चाहिए ना। मतलब मुझे कंटिन्यूटी वाली प्रॉब्लम तो तब सॉल्व होगी जब मैं आई डी को आई सी के बराबर प्रूव कर दूंगा। क्या ये बात समझ सबको आ रही है? कंटिन्यूटी वाली प्रॉब्लम 100% हम ओके तब कहेंगे जब आप आई डी को आई सी के इक्वल प्रूव कर देंगे। जितना करंट कंडक्शन में था, लेफ्ट में उतना करंट है, राइट में उतना करंट, तो बीच में उतना ही होगा ना। बीच में करंट बदल थोड़ी जाएगा, तभी तो कहेंगे कंटिन्यूटी हमारी बन रही है पूरी। तो प्रॉब्लम अगर मैं कंटिन्यूटी की बात करूं तो कंटिन्यूटी के लिए मुझे प्रूव करना पड़ेगा कि आई डी इक्वल है आई सी के। तो हमारा अभी फिलहाल का टारगेट है कि कैसे प्रूव करें कि आई डी इक्वल टू है आई सी के। अगर आपने इस बात को प्रूव कर दिया, इट मीन्स ये है कि हाँ ये बात सही है कि बीच में डिस्प्लेसमेंट करंट है। मैग्नेटिक फील्ड वाली प्रॉब्लम भी आपने बता दी, सॉल्व कर दी। अब कंटिन्यूटी वाली बात को प्रूव करने के लिए आपको इसको अप्रूव करना है। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, सभी जरा ध्यान देते हैं, छोटा सा डेरिवेशन बता। हमें पता है आई डी का फॉर्मूला क्या है, एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सभी को पता है ना क्या है, चैप्टर 1 में पढ़ा था हमने, परमिटिविटी, फ्री स्पेस। फाई जानते हैं, फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स, थोड़ा बता दूं मैं साइड में। फाई की जो वैल्यू होती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो E इंटू ए होता है, सभी को पता है ना। E एक कॉस थीटा, हुआ खैर थीटा वाली बात लग रही, हम मान के चलें 90 डिग्री पर बन रहा है बिल्कुल एंगल सबके लिए। तो फाई इक्वल टू ई ए, ये हमारे पास फ्लक्स का फॉर्मूला होता है। जरा इसको यहाँ लगा दो, लगा दें तो आई डी इक्वल टू हो जाएगा, देखें सबको दिख रहा है ना, साइड में करो, दिख रहा है, दिख रहा है, आई एप्सिलॉन नॉट डी ओवर डी टी ई इंटू ए अपॉन, नहीं कुछ नहीं, अपॉन में कुछ नहीं, अपॉन में कुछ नहीं है, ई इंटू ए, ई इंटू ए लगाओ, या फिर एक काम करो, ई इंटू ए लगा के हमारा कोई फायदा तो नहीं होगा, ई इंटू ए से हमारा कोई फायदा नहीं होने वाला। एक काम करते हैं, आपने गॉस थ्योरम पढ़ी है? गॉस थ्योरम के हिसाब से, गॉस थ्योरम के हिसाब से फाई इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लगाना पड़ेगा मेरे ख्याल से, लगाना पड़ेगा, मैं लगाना पड़ेगा, ई इंटू ए लगाओगे आप, क्यू अपॉन एप्सिलॉन से काम चलेगा नहीं, ये चल जाएगा, चल जाएगा। देखो दो तरीके से करूँगा, ठीक है, एक बार गॉस थ्योरम से कर रहे हैं, एक बार नॉर्मल तरीके से करेंगे। क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट लगा जरा, तो इसमें Q क्या है जरा देखें, Q है यहाँ से यहाँ चार्ज कितना ट्रांसफर हो रहा है, प्लेट के बीच में चार्ज का ट्रांसफर कितना हो रहा है। अगर मैं एप्सिलॉन नॉट को बाहर निकाल लूँ, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, तो एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या बचेगा, तो एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, क्या बचा, और डी क्यू अपॉन डी टी क्या होगा, यही तो है कंडक्शन करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, Q अपॉन टी, एम्पियर साहब के हिसाब से। तो ये आपने प्रूव कर दिया था कि आई डी इक्वल टू है आई सी। एक तो आपने इस तरीके से किया, एक तरीका और बन सकता है, ये समझ में सबको आ रहा है, ये किससे किया आपने, ये किया है बाई GAUSS, गॉस थ्योरम। एक तो आपने प्रूव किया इसको गॉस थ्योरम से, बहुत आसान सा है। आपने कंटिन्यू वाली बात को प्रूव करने के लिए गॉस थ्योरम का इस्तेमाल कर लिया कि भाई फाई ई जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है हमारा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के प्लेट के बीच में टोटल चार्ज कितना है, यहाँ की बात करें फ्लक्स की, तो प्लेट के बीच में चार्ज हमारा टोटल कितना, मान लीजिए क्यू चार्ज है इसके बीच में, क्यू चार्ज हमारे प्लेट के बीच प्लेट पर आ रहा है, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट लगाया, एप्सिलॉन नॉट को हम बाहर लेकर आए, तो एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गया, क्या बचा, और डी क्यू अपॉन डी टी क्या होता है, आईसी, कंडक्शन करंट। एक तो इससे आपने प्रूव कर दी कंटिन्यूटी वाली प्रॉब्लम। एक और तरीका हम अपना सकते हैं जो कि
अगर इससे समझ में आ गया है तो मैं आगे बढ़ूँ, अगर यहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो बता दो पहले मुझे। यहाँ तक गॉस थ्योरम अगर आपने पढ़ी होगी तो उसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, लेकिन गॉस थ्योरम अगर आपने नहीं पढ़ी तो दिक्कत तो आएगी। पढ़िए गॉस थ्योरम, जरा पॉज करो।